तो मैं जो कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, लिपिड और एंजाइम जो है पार्ट पढ़ा दिया हूँ, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। वो CSI नेट का आपका पार्ट भी हो, DBT का एग्ज़ाम हो जो आ रहा है, करीब है, और आपका जो हो गया आपका CUCET, गैट भी एग्जामिनेशन, IIT JAM, कोई भी एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो मैं आपको रेस्पिरेशन वाला पार्ट पढ़ाऊँगा। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैं 5 वीडियो अपलोड किया हूँ अभी तक, वो आप जाके आई बटन में मैं दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप पूरा प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस तरह क्वेश्चन आएगा। पहले एक तरह का क्वेश्चन जो आता है कि बताओ कि अगर रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। तो अगर दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर डेल्टा जी है नेगेटिव है मतलब वो स्पॉन्टेनियसली जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, और अगर आपका पॉजिटिव है तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। कुछ कुछ रिएक्शन आपका रिवर्सेबल होता है, कुछ कुछ रिएक्शन आपका इरिवर्सेबल होता है। तो ये डेल्टा जी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किस तरह रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद है कि कोई भी कंपाउंड जो है उसका फ्री एनर्जी कितना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज। बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हो गया, ग्लूकोनेओजेनेसिस में हो गया, वो जो मेटाबोलाइट्स है उसका फ्री एनर्जी कितना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कभी कभी, मैं जब बैठा था एग्जाम में JNU में, तब पूछा गया था कि बताओ फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फ्री एनर्जी कितना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो आप याद रखिए, क्योंकि ये किलो जूल में है, ये आपका किलो कैलोरी में, किलो जूल में है, तो ये भी कभी आप गुमराह करने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। तो ये आप यूनिट याद रखिएगा, यूनिट के अकॉर्डिंग आपका जो है ये वैल्यू याद रखना है। तो 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट का जो है -11.8 है, सबसे ज़्यादा फॉस्फोइनोल पायरुवेट का होता है। ATP को सर अब याद रखिएगा, ATP से डायरेक्ट AMP होगा तो आपका -10.9 होगा। अगर आपका ADP से आपका अगर AMP कन्वर्ट होता है तो -7.8 होगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन किलो कैलोरी से ही आता है। और ATP से अगर ADP होता है तो -7.3 होगा। इसको हाई एनर्जी कंपाउंड बोलते हैं स्पेसिफिकली। अगर -7.3 से ऊपर हो तो उसको हाई एनर्जी कंपाउंड बोला जाता है। उसके बाद आता है ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनेओजेनेसिस। यहाँ पर कुछ मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको सिंपली रट्टा मान लीजिए। क्या क्या रट्टा मानना है कि कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है और क्या एंजाइम है, ATP यूज़ हो रहा है कि हो नहीं रहा है, ATP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, कौन सा कोफैक्टर Cu+ यूज़ हो रहा है कि Mg2+ यूज हो रहा है या Mn2+ यूज़ हो रहा है, ये सब याद रखना है। और रिएक्शन क्या रिवर्सिबल डायरेक्शन है कि इरिवर्सिबल डायरेक्शन है, मतलब एक तरफ ही जा रहा है कि दोनों तरफ कन्वर्ट हो सकता है, ये सब आपको याद रखना है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस बहुत ईजी है, आप याद रख सकते हैं। 2-3 बार आप रूम में चिपका दीजिए एक जगह लिख के, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका जो लिखा है ना, हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है और यहाँ पर गलती करके आता है स्टूडेंट। नॉर्मली अगर आपको प्रैक्टिस होगा, गलती होने का कोई एकदम चांस नेग्लिजिबल है। तो आपको याद रखना है कि TCA साइकिल में कितना बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बनता है और कितना यूटिलाइज हो जाता है। तो आप अगर कैलकुलेट करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 2 NADH जो हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है, एक NADH से 2.5 ATP बनता है, 8 NADH प्रोड्यूस इन द क्रेब्स साइकिल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दो आपका इधर ग्लूकोज को अगर ब्रेक कर दीजिएगा तो आपका 2 एसिटाइल कोलिन बनता है। तो इस तरह का जो कैलकुलेशन है वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और FADH से जो आपका 1.5 ATP बनता है, तो सब मिला के देखिएगा तो आपका अराउंड 32 ATP या ऊपर नीचे होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का चीज़ें मांगता है। ये वैरी भी करता है और इसलिए वो लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का चीज़ें आपसे मांग रहा है। ATP को लोग 1.5 माना है नहीं माना है। कोई भी जगह में बहुत सारे स्टेप है जहाँ पर ATP को काउंट नहीं किया जाता है कैलकुलेशन का टाइम, तो डिपेंड करता है, वो वैरी करता है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। फिर आपका हो गया एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आपको पता होगा कि जब मेटाबोलाइट एक मेटाबोलाइट से दूसरा मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है कहीं भी रिएक्शन में, तो कन्वर्सन ऑफ द हाई एनर्जी होता है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है और उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है, तो कुछ कुछ एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ADP और ATP। तो हम वहाँ पर जो जैसे सपोज आपका ADP था और कुछ मेटाबोलाइट आया और ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया, तो जो एनर्जी कन्वर्ट हुआ वो ATP के फॉर्म में चला गया, बॉन्ड फॉर्म में चला गया, फॉस्फोरिल बॉन्ड बना दिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट इज देन डीफॉस्फोरिलेटेड वाया द phosphoglycerate kinase and producing the 3 phosphoglycerate and ATP through substrate level phosphorylation। ये ग्लाइकोलाइसिस में आता है। यहाँ तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इवन मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन DU में जब एग्जाम में बैठा था यहाँ से क्वेश्चन आया था।
तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये पढ़ के मत रखिए, ये भी याद रखिए कि कौन सा स्टेप में, ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। 2 जगह में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कहाँ होता है नेक्स्ट वीडियो में। फेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फेट से क्वेश्चन आता है कि जैसे जो प्रोडक्ट आया ग्लाइकोलाइसिस का, वो कौन कौन सा पाथवे में इन्वॉल्व हो जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका एसिटाइल कोलिन बन रहा है, जैसे आपका आप देखिएगा पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन बहुत सारी चीज़ें बनता है, फार्मेंटेशन भी होता है। और जैसे अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन हो गया आपका, वो चीज़ वाला चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। पायरुवेट ऑक्सीडेशन बोल के एक पार्ट है, आपको अगर नहीं पता, ये मैं बुक में इन्वॉल्व नहीं किया हूँ, आप लेनिंजर का बुक खोलिएगा तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन बोल के एक पार्ट होगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। और TCA साइकिल तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि TCA साइकिल से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको कुछ याद रहे ना रहे, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये पाथवेज कैसे बन रहा है, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ आपका NADH बन रहा है, कहाँ कहाँ आपका FADH बन रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटाराइड से आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम जो बन रहा है भाया अल्फा कीटोग्लूटाराइड डिहाइड्रोजनेज, तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के अंदर आता है। मैं एंजाइम जब पढ़ा रहा था तो आपको याद होना चाहिए। और NAD+ से NADH बनता है, और इधर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बन रहा है, तो GDP से GTP बन रहा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। जैसे सक्सिनेट से आपका फ्यूमिनेट बन रहा है, तो यहाँ पर FADH2 बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सक्सिनाइड डिहाइड्रोजनेज जो रहता है वो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन जैसे ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर सक्सिनाइड डिहाइड्रोजनेज रहता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, तो ये जितना भी कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड ATP सिंथेज सब वहाँ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी इनर मेम्ब्रेन में रहता है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजन में इनर मेम्ब्रेन में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन एक और आता है, जैसे सक्सिनेट देख रहे हैं, इसके साथ कम्पीट करता है मैलेट। किसके साथ? सक्सिनेट के साथ। किसके लिए? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो ये एंजाइम से भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब देखिए, ये तो मैं जस्ट आपको दिया हूँ, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी मैं देखा हूँ आ जाता है कि बताओ NADH डिहाइड्रोजनेज में निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजनेज, इसमें कितना सारा सब यूनिट होता है और उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। अब इसको तो आप लोग मेजोरिटी स्टूडेंट हल्के में लेके जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मैं देखा हूँ, ध्यान दिया हूँ। सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज से 4 कंपाउंड होता है, उसमें FAD एंड FES होता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडिडक्टेज जो आप देखिएगा, ये सब कॉम्प्लेक्स जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है, और हीम और सल्फर आयरन सल्फर रिंग रहता है। आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है आपका हीम रहता है एंड कॉपर रहता है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑल द कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर फंक्शन, हाउ मच H पंप इनटू द, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। किस तरह क्वेश्चन आएगा कि बताओ कॉम्प्लेक्स 1 कितना प्रोटॉन पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, कॉम्प्लेक्स 3 कितना करता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज करता है, और कॉम्प्लेक्स 4 अगर डिपेंड करता है कि NADH है कि FADH2 है, किस तरह कंपाउंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना सारा प्रोटॉन पंप होगा। ये तो आपको याद रखना ही है। अगर NADH है तो बताइए कितना होना चाहिए। देखिए 4 ATP 2.5 ATP बनता है, बोलता है एक NADH, ठीक। तो 10 ATP 10 H+ जब पंप होता है तो आपका 2.5 ATP बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कितना पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 से कितना कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से कितना कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 4 4 2 4 4 2 टोटल 10 से कितना बनता है 2.5, 4 ATP से 4 H+ से 1 ATP बनता है, याद रखिएगा। ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है, फिर से आप याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप गुमराह हो जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ कि आपका 4 H+ से 1 ATP बन रहा है, ठीक। 4 H+ से हाइड्रोजन एटम से 1 ATP बन रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 में 4 H+ प्रोटॉन पंप कर दिया, कॉम्प्लेक्स 3 में सपोज 4 कर दिया, ठीक, और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कर दिया, तो आपका टोटल 10 हो जाता है। और 10 से आप हिसाब कीजिएगा तो 2.5 ATP बनता है, ठीक। तो ये सब आपको कैलकुलेशन याद रखना है। इनहिबिटर ऑफ द ऑल कॉम्प्लेक्सेस, ओ भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको रट्टा मार लीजिए, अभी रट्टा मारिए तुरंत एकदम, इसको रखना ही नहीं है,
डिले करना ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। रोटेनिन, एमोबार्बिटोल एंड पियरसिटिन ए कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है। मेलोनेट आपको पहले ही बताया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेस। एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3, साइनाइड एजाइड कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, ठीक। एजाइड मतलब आपका ये इधर हो गया कॉम्प्लेक्स 4। ओलिगोमाइसिन किसको करता है? एटीपी सिंथेस को। किसको करता है? स्पेसिफिकली F0 पार्टिकल को। क्या अगर मेम्ब्रेन ये है, यहाँ पर F0 पार्टिकल होता है, यहाँ पर F1 पार्टिकल होता है, ये F0 पार्टिकल हो गया आपका, ये F1 पार्टिकल हो गया, तो इस वाला पार्ट को इनहिबिट करता है ओलिगोमाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और एट्रैक्टिलोसाइड जो है वो आपको ATP ADP ट्रांसलोकेटर को इनहिबिट करता है, क्योंकि इसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इन बिटवीन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एट्रैक्टिलोसाइड जो होता है वो इनहिबिट करता है उस पाथ को। तो इसे भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो आपको पाथवेज होता है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा यहाँ से, तो वीडियो को देखते रहिए। और आगे वाला वीडियो, पहले वाला पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ से जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं 100% श्योर हूँ कि आपका 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो हो ही नहीं सकता है इसके बारे क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको जो जरूरत है, और प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।